ध्यान की निरंतरता बनी रहे? डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ध्यान करना है तो फिर उसके लिए एक अपना आपका जो भी दिनचर्या में जो भी आप करते हो उसमें कौन सा घंटा आप निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से घंटा निकाल के ध्यान को समर्पित करें। और अगर सक्रिय ध्यान करते हो उसके लिए तो ओशो की देशना है कि खाली पेट करना है, तो सुबह के समय करना है। बाकी विधियां हैं जैसे कुंडली ध्यान है कि खाने के कम से कम 3 घंटे का गैप दो। तो हर विधि का अलग अलग एक मार्ग से प्रयोग है, तो कोई भी विधि चुने तो ठीक से उसको समझें। हर विधि समझाई गई है और अगर समझ में नहीं आई है तो कोई शिविर में जाके अच्छे से समझ के आए, करके आए। और एक बात जो मुझे देखने में आई है कि लोग विधियों को तोड़ फोड़ के अपनी विधि बना लेते हैं कि मुझे तो इसका पहला चरण अच्छा लगता है, दूसरी विधि का दूसरा चरण अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। ओशो की जो सभी विधियां हैं वो उस पर उनकी पूरी वैज्ञानिक दृष्टि है और हर चरण दूसरे चरण से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी विधि करे जैसी समझाई गई है वैसे ही करें, उसको तोड़ मोड़ मत करें। ऐसा मैं कहना चाहूँगी कि ओशो की विधियाँ जो है एक तरह से एलोपैथी का स्ट्रॉन्ग डोज है। कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, वो सब समझ के और करिए उस विधि को, तो निश्चित ही उसके परिणाम आने शुरू होते हैं। ये ओशो के प्रवचनों में जाहिर विरोधाभास को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, कैसे पचाया जाए? कई बार विरोधाभास सामने है। ओशो के प्रवचनों में जो ये विरोधाभास दिखता है हमें, ऊपरी ऊपरी विरोधाभास है, अगर उनको ठीक से समझने की कोशिश करोगे तो वो सभी विरोधाभासों में भी एक ही मैसेज दे रहे हैं। घूम फिर के फिर अपनी बात पर वो आ जाते हैं। तो एक्चुअली विरोधाभास है नहीं, हमें भाषा है विरोधाभास है। क्यों हम अक्सर हर चीज को बुद्धि से समझना चाहते हैं, तो बुद्धि को विरोधाभास दिखता है। और ये भी बात है कि ओशो कहते हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ। तो जो बात मेरी आपको समझ में आए, समझो कि वो बात तेरे लिए थी, उस बात को पकड़िए। नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो उस बात को, तेरे लिए नहीं है वो बात। तो बातों को भी ऐसे मिक्सचर मत करिए। ओशो के बातें तो है वो एक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो अपने अनुभव को अलग अलग शब्दों में बताते हैं हमें। और पहुंचना तो एक ही जगह पर है, कौन से मार्ग से आप चढ़ के पहाड़ी पर पहुंचते हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वहाँ से चलना शुरू करिए और एट अ टाइम एक ही मार्ग पकड़िए, एक ही रास्ता पकड़िए। दो मार्गों पर एक साथ तो नहीं चला जा सकता है ना, जैसे दो नावों में कैसे सवार हो जाओगे। तो कोई भी बात जो आपको लगे कि हाँ ये बात मुझे बड़ी अनुकूल पड़ रही है, समझ में आ रही है, तो बजाय इसके सोच विचार करने के कुछ कदम उठाएं, चलना शुरू करें। एक एक कदम उठा के यात्रा पूरी होती है। ओशो की शिक्षा व प्रयोगों को आगे भी शुद्ध कैसे रख सकते हैं? हमें शुद्ध नहीं रखना है, उनका सब कुछ ओरिजिनल अवेलेबल है, उनके ऑडियोज, वीडियोस, बुक्स सब कुछ उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ी संपदा है जो हमारे पास है पूरी। तो मैं तो यही मित्रों से आग्रह करती हूँ कि डायरेक्ट उनको सुनो, उनको पढ़ो और अपनी ध्यान की विधि चुन के शुरू हो जाओ। बाकी हमें बीच में अपनी बकवास करने की कोई सच्ची में ज़रूरत ही नहीं है। एक एक बात उन्होंने इतने सुंदर ढंग से समझाई है, उससे अच्छा और कौन समझा पाएगा ना। इसके साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी, खूब ये सुनाई पड़ता है, कई तरह के ऐसे गुरु ही हैं जो ये प्रचार करते हैं कि जीवंत गुरु चाहिए।
कि हम जीवंत गुरु हैं, ओशो तो अभी रहे नहीं, हम आपको गाइड करेंगे। तो ऐसे जीवंत गुरु कोई गली गली नहीं बैठे हैं। ये बड़ी दुर्लभ घटना है कि बुद्ध पुरुष जैसा कोई इस पृथ्वी पर विचरण करे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सजग रहे, नहीं तो बेचारे गलीबल लोग होते हैं, बातों में आ जाते हैं, चक्करों में पड़ जाते हैं दूसरों के। एक बार मुझे याद है, मैं अमेरिका में टूर कर रही थी, न्यूयॉर्क में प्रोग्राम था, तो एक यंग मुसलमान लड़का आया था कैंप में, प्रोग्राम में। तो शेयरिंग में किसने ये बात उठाई कि जीवंत गुरु चाहिए। तो वो जो लड़का था उसका नाम अली था। अली कहता है, माँ मैं इसको जवाब दे दूँ? मैंने कहा दे दे, क्या कहना। उठकर उसको कहता है कि पहले ये देख तू जीवंत है कि तू मरा हुआ है। सतगुरु तो हमेशा जीवंत है, हमारी प्यास जीवंत नहीं है, हम मरे हुए लोग हैं। फिर उसने अपना अनुभव सुनाया लोगों को कि कैसे वो ओशो से जुड़ गया है और ओशो कैसे उसको कदम कदम पर जैसे गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल उस लड़के को देख के मुझे भी बहुत मतलब फील हुआ, छू गया दिल को उसका ओशो के प्रति जो प्रेम था मुसलमान लड़के का। संन्यास में कहने लगा मैं ड्रम बीट बहुत अच्छी करता हूँ, मैं ड्रम बीट बजाऊँ। मैंने कहा बजाओ। इतना सुंदर उसने ड्रम बीट की, सबको खूब नचाया उसने। मुझे उस लड़के पर बड़ा प्रेम आ रहा था। मेरे मन में एक प्रेरणा उठी कि मैं इसको कुछ गिफ्ट दे दूँ। तो उस समय मेरे पास एक मरून शाल थी जिस पर ओशो की सिग्नेचर थी एम्ब्रॉयडरी से। तो मुझे लगा ये मैं इसको दे देती हूँ। तो उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा अली मेरे पास ना तेरे लिए गिफ्ट है। तो उसको मैंने वो शाल दी हाथ में, तो उसकी आंख से आंसू बहने लगे। मैंने कहा क्या बात है? कहता है मैंने रात ओशो को कहा था मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए। तो देखो आप मत सोचना आप दे रहे हो, उन्होंने ही मुझे दिलवाई है आपके थ्रू। तो ऐसा वो दीवाना था ओशो का लड़का। तो ऐसे ऐसे नए नए लोग ओशो से जुड़ रहे हैं जिनके भी हृदय खुले हैं। एक तो होता है सदगुरु शरीर में है, हम उनके पास बैठते हैं, वो भी बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। लेकिन अगर आपका हृदय उनसे नहीं जुड़ता है तो फिर वो जीवन सतगुरु भी कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों को देखा उनके सामने सालों तक बैठे रहे और कहीं खो गए वो। और नए नए मित्र आते हैं, उनके हृदय खुले होते हैं, तो देखती हूँ वो कैसे गहराई से ओशो से जुड़ जाते हैं एकदम। एक बार मेरा ताशकेंट में प्रोग्राम था, मुस्लिम कंट्री है ताशकेंट। आप मानेगी नहीं कि बुर्क के पहनने वाली 5 औरतें आई थी प्रोग्राम में, मुसलमान औरतें ओशो को पढ़ रही हैं, और 5 ने संन्यास लिया। फिर कहने लगी हम तो रोज़ 5 बार नमाज करते हैं, तो अभी हमने संन्यास लिया तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा अगर मन है नमाज जारी रखनी है तो जारी रखो, और साथ में ओशो की एक ध्यान विधि भी करो। छूट जाए तो छूट जाए, नमाज ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया ओशो तक। फिर वहाँ एक टूर गाइड था, वो हमारी जो होस्ट थी जिसने प्रोग्राम कराया था, उसने कहा चलो आपको हम घुमाते हैं, बोकारो समरकंद घूमने चलते हैं। तो वहाँ भाषा नहीं समझते हैं अंग्रेज़ी, तो एक टूर गाइड रखा था, वो अंग्रेज़ी बोलता था। वो कहता है आपको एक ऐसी जगह ले जाता हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन रास्ता ऐसा है कि कार में बैठे बैठे डायनामिक करोगे। तो मैंने कहा क्या मतलब तेरा डायनामिक? कहता है ओशो डायनामिक मेडिटेशन। मैंने कहा तुझे पता है? कहता है हमारा यहाँ पूरा ग्रुप है, हम रोज करते हैं ओशो डायनामिक मेडिटेशन, समरकंद में, बोकारो में। कहते हैं यहाँ भी ओशो की किताबें मिलती हैं। तो ओशो का बहुत बहुत फैल रहा है। एक तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत विकास हुआ है,
तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ओशो के प्रेमी मिलेंगे, ओशो के सन्यासी मिलेंगे, ओशो की किताबें मिलेगी, सब कुछ उपलब्ध है। अगर हम ही उपलब्ध नहीं है तो फिर हम बहाने खोजते हैं, हम तो भाई लेट आए, हम क्या करें, ओशो तो अभी रहे नहीं। तो ये सब टालने की बातें हैं, हम अपने को बदलना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपको भीतर प्यास है, बदलना है, ओशो ने खुद भी कहा है कि शरीर छोड़ने के पहले मैं पहले से भी ज़्यादा उपलब्ध रहूँगा। शरीर जो है सीमा है, ये सीमा हट जाएगी तो मेरी चेतना जो है पूरे विश्व में फैल जाएगी, जो कि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कैसे फैल गए हैं वो। कहीं भी जाओ हैरानी होती है, सब जगह ओशो है ही। और अभी भी वो, मैं कहती हूँ अपना उनका काम जारी है, जगा रहे हैं कईयों को जो जागना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मित्रों को कि पहले ओशो से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, अब तो आप आंख बंद करो, सच्ची दिल से उनको याद करो, पूरे प्रकट हो जाते हैं। फील करोगे उनकी उपस्थिति, उनकी एनर्जी जैसे आपको घेर लेगी चारों ओर। मेरी शुरू से एक कहें आदत थी कि ओशो को हमेशा मैं आंख बंद करके सुनना पसंद करती थी, अभी भी वही करती हूँ। अभी तो उनकी रिकॉर्डेड आवाज़ चलती है, वही मैं आंख बंद करके सुनती हूँ। तो हैरानी होती है कि रिकॉर्डेड आवाज़ में भी उनकी पूरी ऊर्जा, पूरी उपस्थिति समाहित है। कोई फ़र्क नहीं दिखता कि रिकॉर्ड चल रहा है कि सामने बैठ के बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं लगता मुझे। Into the